अब हम लोग को पढ़ना एक 4 लेसन पढ़ना हम लोग को, समझ गए? नहीं दिख रहा है? चलिए तब तुमको अगर मैं ही दिख रहा था इसको बड़ा बड़ा लिख देता है ना, तब सही रहेगा। चलिए केमिस्ट्री में हम लोग को पढ़ना 4 लेसन, ठीक? कार्बन तथा उसके यौगिक, समझ गए? लेसन नंबर 4 है कार्बन तथा उसके यौगिक, है ना? कार्बन तथा उसके यौगिक में आपको पढ़ना है क्या? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, हम लोग को इसके बारे में पढ़ना है। कार्बन तथा उसके यौगिक यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो इसमें हमको एक चीज़ जानना है कि जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर में है जितने सारे जो टॉपिक्स पढ़ेंगे वो सब रहेगा कार्बन से रिलेटेड और इसमें हाइड्रोजन से रिलेटेड, और इसमें जितने सारे कंपाउंड बनेंगे उसके बारे में हम लोग जानेंगे। मैं आपसे पूछा ना कि इसमें आपको CO2 में, जिसे हम यहाँ लिख दिए, तो ये एक तरह का यौगिक है, कंपाउंड है। तो अगर इसमें आपसे पूछा जाए कि CO2 में कार्बन में कितने अणु हैं, तो अणु की बात बोलेगा तो क्या अणु है? एक अणु है, एक अणु और एक परमाणु। लेकिन ऑक्सीजन ने पूछा है कि ऑक्सीजन के कितने परमाणु और कितने अणु हैं, तो 2 परमाणु, 2 अणु है ना, और एक कच्ची है, अणु है। जैसे हम यहाँ लिखें H2O है, तो H2O में हाइड्रोजन के कितने परमाणु? 2 परमाणु। ऑक्सीजन के कितने परमाणु? 1 परमाणु। समझिए, अणु और परमाणु को हम बताए थे आप लोगों को कि अणु जो भी रहेगा उसमें एक कंपाउंड बनाएगा, जैसे H2O एक अणु हो गया, ठीक? और परमाणु में जो भी रहे वो हमेशा एक एलिमेंट्स तैयार होता है, तत्व तैयार होता है, समझ गए? तो इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इससे पहले ये जानना कि कार्बन और उसके यौगिक में हम पहला टॉपिक्स जानेंगे हाइड्रोकार्बन, समझ गए? जो कि आपको याद रखना है कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हाइड्रोकार्बन देखिए, तो ये देखिए हाइड्रोकार्बन है, ये आपको एग्जाम में इससे 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ठीक? तो हाइड्रोकार्बन का नाम से ही पता है कि जे इसमें देखिए हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन माने C, है ना? तो हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन और कार्बन के बीच एक सहसंयोजक कंपाउंड बनाएगा, सहसंयोजक यौगिक बनता है, उसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। यानी कि हाइड्रोजन और किसका इसमें यूज होगा? कार्बन का, और हाइड्रोजन और कार्बन का जो यूज हो करके दोनों एक कंपाउंड बनाता है, सहसंयोजक यौगिक बनाएगा, उसी को कहेंगे हाइड्रोकार्बन कहेंगे, समझ गए? जैसे मैं लिखिए, इसमें लिखिए जिन यौगिकों में, हाँ, जिन यौगिकों में जिन यौगिकों में कार्बन तथा, ठीक, लिखें, जिन यौगिकों में कार्बन तथा हाइड्रोजन के बीच
सहसंयोजक, ठीक ना, सहसंयोजक बंधन पाए जाते हैं हाँ, पाए जाते हैं सहसंयोजक बंधन पाए जाते हैं उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। समझ गए? जिन यौगिकों में कार्बन तथा हाइड्रोजन के बीच सहसंयोजक बंधन पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। दूसरा एक आता है कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक, तो कार्बनिक यौगिक में हम लोग को पता करना है कि इसका व्युत्पन्न होता है हाइड्रोकार्बन तथा इनके व्युत्पन्न को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। समझ गए? हाइड्रोकार्बन तथा इनके व्युत्पन्न को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो इसी को इसका डिफिनेशन यही है सिंपल से कि हाइड्रोकार्बन तथा इनके व्युत्पन्न को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। सॉरी, कार्बनिक यौगिक व्युत्पन्न को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। कार्बनिक यौगिक कहते हैं। समझ गए? तो ये आपको कार्बनिक यौगिक में पहले ये जानना कि हाइड्रोकार्बन क्या हुआ, इसके बारे में आप लोग को पता हो गया कि इसमें जब भी होगा कि जिन यौगिकों में हाइड्रोजन और कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन पाया जाता है उसे हाइड्रोकार्बन कहेंगे। और कार्बनिक यौगिक क्या होता है कि हाइड्रोजन के व्युत्पन्न को, है ना, हाइड्रोजन तथा इनके व्युत्पन्न को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। समझ गए? लिख लिए? तो इसमें हाइड्रोकार्बन में जैसे देखिए इसमें नोट में आप जान जाइए कि क्या क्या होता है। आप ऊपर मिटा रहे हैं? चलिए देखिए, तो नोट्स में आप लोग याद रखिएगा जैसे क्या होता है कि CO2 हो गया, ठीक। तो CO2 भी क्या है? ये कार्बन है ना, हाइड्रोकार्बन, और इसके व्युत्पन्न है, तो इसमें हाइड्रोकार्बन भी आ रहा है इसके यौगिक में, तो CO2 हो गया, ठीक। फिर एक होता है Na2CO3, इसमें भी देखिए कार्बन का आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर CO हो जाएगा, यहाँ से हो गया कि नहीं, इसमें भी देखिए कार्बन आ रहा है कि नहीं। तो हाइड्रोजन तथा इनके व्युत्पन्न के कार्बनिक यौगिक कहते थे, यही कार्बनिक यौगिक होता है। समझ गए? या तो NaHCO3 भी है, NaHCO3, इस तरह का ETC, जितने सारे ये सब मिलेंगे ये सब क्या रहेगा? सब आपको कार्बनिक यौगिक रहेगा। समझे? जिसमें कि कार्बन की उपस्थिति होती है। समझ गए? इनमें किन्हीं को दिक्कत नहीं। ये सब 10th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि बेसिकली आप लोग को इसका डिफिनेशन याद रखना और एग्जाम्पल जरूरी याद रखना है। समझ गए? ये सब से आपको एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदे में मंद होगा ये सब क्वेश्चन। आप देखिए, जब कार्बन और कार्बनिक और कार्बनिक यौगिक जब हम देख लिए, तो इसमें एक आता है अपरूप। एक क्या आता है? अपरूप।
एक आएगा क्या, अपरूप। ये तीसरा डिफिनेशन हुआ ना। हाँ, तो इसमें एक आता है क्या, अपरूप। देखिए अपरूप होता है तो इसका अंग्रेजी होता है अल्ट्रोपस। अल्ट्रोपस होता है इसका, कार्बन की, इसे अपरूप हो गया। तो ये अल्ट्रोपस में जो होता है कि अल्ट्रोपस होता क्या है, अपरूप होता क्या है। तो आप तो जानेंगे कि कार्बन के कितने अपरूप होते हैं, कार्बन के बारे में जाने हैं, तो उसके बाद अपरूप के बारे में जानेंगे, है ना। तो अपरूप में लिखिए कि एक ही तत्व के वे रूप एक ही तत्व के वे रूप, समझ गए, एक ही तत्व के वे रूप जिनका रासायनिक गुण समान, ठीक ना, जिनका रासायनिक गुण क्या होगा, समान हो, परंतु भौतिक गुण भिन्न भिन्न हो, समझ गए। भौतिक गुण भिन्न भिन्न हो तो उन्हें अपरूप कहते हैं। मतलब क्या हो गया कि केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा कि इसमें सेम होगा, और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होगा उसमें क्या होगा, डिफरेंस टाइप का होगा, समझ गए, वही अपरूप कहलाता है। किन्हीं को दिक्कत है नहीं। तो इसमें एक आता है क्या चीज़ कि कार्बन के एक मुख्य अपरूप भी है। अब जैसे ये जान गए तो इसमें एक आपको याद रखना है हेडिंग में कि कार्बन के मुख्य अपरूप, ये आपको एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता ही आता है बउआ, समझ गए कि कार्बन के अपरूप है तो कार्बन के कितने अपरूप होते हैं। मुख्य रूप से आपको कार्बन के अपरूप मिलेंगे एग्जाम में। तो जैसे पहला मिला आपको हीरा, पहला मिल गया हीरा, फिर दूसरा मिलेगा ग्रेफाइट, तीसरा मिलेगा हीरा ग्रेफाइट लिख लिए ना जी। तीसरा मिलता फुलेरीन, एक चौथा मिलेगा वो हो जाएगा कोयला देखे ना जी, कोयला, हाँ, तो वही हो गया कोयला। तो आपको ये क्या हो गया कि कार्बन के मुख्य अपरूप हो गए, समझ गए। तो आपको कार्बन के मुख्य अपरूप में याद रखना है, जो कि आपको आता ही है कि एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कार्बन का मुख्य अपरूप क्या है, तो हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरीन और कोयला। या तो ये सब एकदम इम्पोर्टेंट है कि कार्बन का मुख्य अपरूप हीरा ये देता है, या कार्बन का मुख्य अपरूप ग्रेफाइट, ये दो चीज़ को देते रहता है, लेकिन फुलेरीन या कोयला ना देता है। तो हो सके फुलेरीन कोयला भी दे सकता है, ये दो को हटा के फुलेरीन दे दे। तो ये सब कार्बन के क्या है, अपरूप हैं, समझ गए। इनमें किसी को दिक्कत है तो बोलिए, नहीं है। तो अब देखिए जब कार्बन के मुख्य अपरूप पढ़ लिए तो अब सबके बारे में कुछ ना कुछ जानकारी हमको रखनी है ना। तो अब हम जानेंगे कि मुख्य अपरूप में हीरा पहला हुआ, तो हीरा के बारे में जानेंगे, है ना। किस चीज़ के बारे में, हाँ, हीरा। दिक्कत हो तो आप लोग बोलिएगा। तो पहला आपका इसमें पढ़ना है हीरा के बारे में। क्या चीज़ के बारे में, हीरा, डायमंड, है ना जी।
हीरा यानी कि डायमंड। तो हेडिंग लगाइए हीरा में डायमंड में। तो इससे रिलेटेड कुछ कुछ पॉइंटें आती है एग्ज़ाम में, समझ गए। तो आपको हीरा का से पॉइंट आपको याद रखना है कि हीरा में कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, क्या इसका काम है, समझ गए। तो चलिए लिखते चलिए। हीरा पहला पॉइंट्स लिखिए। हीरा किसका प्रूफ होगा पहले बताइए। हाँ, हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, समझ गए। हीरा क्या है, कठोर प्राकृतिक। हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। इनमें किन्हीं को दिक्कत। अब एक इसमें एक होता है, दूसरा क्या होता है कि हीरा में लिखिए, हीरा में एक कार्बन, हीरा में एक कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है, जुड़ा होता है। तो हीरा में एक कार्बन जो रहेगा, ठीक ना, 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से क्या रहेगा, जुड़ा हुआ रहेगा। वो किस तरह से जुड़ा हुआ रहेगा हम आपको फिगर में बताएंगे, ठीक। अब एक ही चीज़ और लिखिए, हीरा विद्युत का कुचालक है, ठीक ना। हीरा क्या है बउआ, हाँ, हीरा विद्युत का कुचालक है। तो ये आप तो जान जाते हैं कि हीरा विद्युत का कुचालक है। तो हीरा विद्युत का कुचालक है, क्यों कुचालक है भाई, इसकी क्या माने कि इसमें कुछ ऐसा गुण आ गया जो कि एक कुचालक बना दिया गया। कुचालक या सुचालक, तो कुचालक में मतलब लाइन मारता है ना, सुचालक में लाइन मारता है और बोलूँ देता है। हाँ हाँ, कुचालक में लाइन नहीं ट्रांसफर होता है, ठीक ना। और सुचालक में लाइन क्या होता है, फ्लो करता है, करंट फ्लो करने के कारण उसमें लाइन मारता है। ये गलत नहीं सोचिए आप लोग। अब क्यों कुचालक है, तो इसमें लिखो क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। तो समझ गए ना, हीरा विद्युत का कुचालक है। इसका कारण क्या है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि मुक्त यानी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। इसके कारण क्या हो गया, विद्युत का कुचालक हो गया। अगर जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता तो क्या होगा, विद्युत का सुचालक हो जाता। समझ गए, कि दिक्कत है नहीं। अब एक इसमें आता है चौथा पॉइंट से, हीरा की संरचना चतुष्फलकीय होती है। चतुष्फलकीय, हीरा की संरचना चतुष्फलकीय होती है। संरचना मतलब क्या हो गया, आकार ना जी, कैसी होगी, चतुष्फलकीय ना। हाँ, चतुष्फलकीय याद रखिए ना, डिस्टेंस बना दिए ना ये।
चतुष्फलकीय। तो हीरा की संरचना कैसी होती है? चतुष्फलकीय होती है। चतुष्फलकीय मतलब कि चतुर्भुज, है ना, क्वाड्रिलेटरल होता है। तो इसमें चतुष्फलकीय होता है। आप देखिए कि ये संरचना क्या होता है डायमंड का। तो आप इस डायमंड की संरचना आपको याद रखना है। जैसे देखिए यहाँ पर ही सी हो गया, ये एक सी हो गया यहाँ पे, एक सी हो गया यहाँ, एक सी हो गया यहाँ, यहाँ हटेगा ही नहीं। चलिए आप लोग फिगर थोड़ा नीचे बना लीजिएगा, ठीक। किसी को दिक्कत है? यहाँ बना दे रहा है। देखिए इस तरह से आपको संरचना बनाना है। तो देखिए इसका संरचना इस तरह से बना लेना है आपको, गलत ना हो। गलत बन गया तो लोग पिटा हो गए। समझ गए? इस तरह से संरचना जो बनाना हीरा का। अब ये देखना कि हीरा का ये तो आपको आगे से दिख रहा है, तो इसको हम 3D में दिखाने के लिए आपको एक, हाँ हीरा है, हीरा। अब अलग से इसको दिखाने के लिए आपको तो इस तरह का आपको डायमंड बन गया। यही आपका हीरा की संरचना है, ठीक। बीच अंदर से चतुर्भुज है कि नहीं है? ये सब एक पॉइंट से है। तो एक कार्बन है, देखिए यहाँ पर ये कार्बन है जो कि 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ल है कि नहीं जुड़ल है? तो पॉइंट्स में इन्हें लिखा है था कि हीरा में एक कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है, जुड़ा हुआ है। फिर ये भी लिखा है आपको कि हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। फिर हीरा की संरचना, तो हीरा की संरचना कैसी है? चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय का मतलब नीचे से चतुर्भुजाकार, यानी इधर से भी आपको जैसे बनेगा तो आपको इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनते चला जाएगा ना जी, सभी चारों तरफ। इस तरह से ऐसे बनेगा, इस तरह से यहाँ से ऐसे बनेगा, फिर इस तरह से ऐसे बनेगा। तो इसको अगर खोलेंगे तो इस तरह से आपको जोड़िएगा तो चतुर्भुजाकार बनेगा कि नहीं बनेगा? 1 2 3 4 भुजा है, तो इसमें 4 भुजा है। आगे से आपको देखने में लग रहा है कि त्रिभुज है। हाँ, तो यही होता आपका हीरा की संरचना। समझ गए? चलिए उतारिए। चलिए अब हीरा के बाद क्या बच गया आपका? डायमंड के बाद क्या है पॉइंट्स? नेक्स्ट का ग्रेफाइट। चलिए ये अब आपका आया यहाँ पर थे सेकेंड नंबर ग्रेफाइट। समझ गए? तो ग्रेफाइट में आप लोग को बताया गया था कि जो पेंसिल होता है उसमें ग्रेफाइट पाया जाता है कि नहीं? तो अब इसमें हम जाने कि ग्रेफाइट में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। तो पहला पॉइंट्स लिखे, ग्रेफाइट मुलायम होते हैं। ग्रेफाइट मुलायम होते हैं। तो ग्रेफाइट क्या होगा? मुलायम होगा, ठीक। तो ग्रेफाइट मुलायम होता है। फिर ग्रेफाइट क्या होगा? विद्युत का सुचालक होगा कि कुचालक? हाँ, ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत का क्या होगा? सुचालक होता है। समझ गए?
अब इसमें एक कार्बन जो रहेगा ग्रेफाइट में क्या होगा कि एक कार्बन 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ रहता है। समझ गए? इसमें क्या होगा ग्रेफाइट में कि इसमें एक कार्बन, हाँ इसमें एक कार्बन अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। समझ गए? और चौथा एक हो गया आपका कि हीरा की संरचना, सॉरी ग्रेफाइट की संरचना क्या, ग्रेफाइट की संरचना षटकोणीय होती है, ठीक ना? क्या होती है? ग्रेफाइट की संरचना षटकोणीय होती है। षटकोणीय माने क्या? 6 गो, है ना? षटकोणीय माने 6। तो ग्रेफाइट की संरचना षटकोणीय होती है। तो अब इसकी संरचना क्या होगा जो देखिए आप, तो हीरा का जो संरचना होता है कैसा होता है? षटकोणीय होता है। और इसमें क्या है कि इसमें एक कार्बन आने 3 कार्बन परमाणु से क्या रहेगा? जुड़ा हुआ रहेगा। तो इसको हिडन पीछे वाला जो लाइन रहता है उसको डॉटेड से दिखा देना है कि पीछे का भी लाइन है आपका, ये लाइन जुड़ा हुआ रहता है। समझ गए? ये हो गया आपका हीरा की संरचना। समझ गए? अब एक आता है आपको यहाँ पर ही फुलेरीन। समझ गए? क्या आता है? फुलेरीन। एक तीसरा आ गया आपका फुलेरीन। फुलेरीन, फुलेरीन। तो ये आपका फुलेरीन से है। अब फुलेरीन्स का कुछ कुछ पॉइंट से होती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। समझ गए? तो देखिए फुलेरीन में होता क्या है कि इसका अणुसूत्र होता फुलेरीन का C60 होता है। समझ गए? इसका अणुसूत्र C60 होता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि फुलेरीन का अणुसूत्र क्या होता है? C60 होता है। समझ गए? इसकी संरचना कैसी होती है? इसकी संरचना फुटबॉल या इसी को बोलते हैं बकमिस्टर फुलेरीन। बकमिस्टर फुलेरीन, है ना? तो इसकी जो संरचना होगी वो कैसी होगी? फुलेरीन की तरह। और जब फुलेरीन की तरह होती है, उन्हें ऐसे जान जाओ,
इसकी संरचना फुटबॉल की तरह होती है, ठीक ना। तो इसकी संरचना फुटबॉल की तरह होती है ना, इसीलिए इसे बकमिस्टर फुलरिन कहा जाता है। इसलिए इसे बकमिस्टर फुलरिन कहा जाता है। तो ये याद रखना कि जब फुलरिन की संरचना फुटबॉल की तरह होगा, तब फुटबॉल की तरह होता है, तब ही इसको बकमिस्टर फुलरिन कहा जाता है। समझ गए। या तो आपसे पूछेगा कि बकमिस्टर फुलरिन नाम क्यों दिया गया, तो क्योंकि इसकी संरचना कैसी होती है, फुटबॉल की तरह होती है, इसीलिए इसे बकमिस्टर फुलरिन के नाम से जाना जाता है। समझ गए। किनको दिक्कत? अब इसमें जानना है कि इसमें 20 गो षष्ठभुज होता है, समझ गए। अब 12 पंचभुज संरचनाएं पाई जाती है, ठीक। तो इसमें याद रखना कि इसमें 20 क्या होगा, षष्ठभुज, है ना जी। 20 षष्ठभुज तथा 12 पंचभुज संरचनाएं पाई जाती है। तो इसमें याद रखना है फुलरिन में कि 20 को षष्ठभुज रहेगा, 12 पंचभुज रहेगा, ठीक ना। संरचनाएं पाई जाती है किसमें, फुलरिन में, है ना। तो ये सब संरचनाएं इसलिए पाया था क्योंकि आपका जो फुटबॉल रहेगा बाबू, तो उसमें क्या देखना है कि 20 को आपका षष्ठभुज के आकार का बना हुआ रहेगा और 12 को जो ऐसा रहेगा जो कि पंचभुज के आकार का बना रहेगा। पंचभुज के आकार के बना रहेगा तब तो फुटबॉल सही से जो कॉर्नर बनता है, तो कॉर्नर में टोटल के टोटल षष्ठभुज तो नहीं ना होगा, उसमें तो एक पंचभुज होगा ना। जैसे इस तरह से अगर हमको बनाना है, देखो एक सैंपल आपको हम बता दे रहे हैं। ये आपका षष्ठभुज बना कि नहीं बना। अब यहाँ से षष्ठभुज बना तो इस तरह से आपका एक फुटबॉल बनते चला जाएगा, ठीक। फिर यहाँ से ये आ जाएगा, यहाँ से ऐसे आया तो ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा। तो देखो यहाँ एक पंचभुज बना कि नहीं बना, पंचभुज बन गया। फिर इसको ऐसे लाएंगे, फिर इसको ऐसे लाएंगे, फिर इसको ऐसे लाएंगे, फिर यहाँ षष्ठभुज बन गया, फिर इसको ऐसे लाएंगे, फिर इसको ऐसे लाएंगे, फिर ऐसे लाएंगे, ऐसे लाएंगे। तो ये षष्ठभुज बन गया। लेकिन यहाँ क्या बनेगा, इसको ऐसे लाएंगे, इसको ऐसे ले आएंगे। तो कुछ कुछ ऐसी संरचनाएं होती है जहाँ की पंचभुज बनते, इसी तरह से इसे गोल बनता हुआ चला जाएगा और एक फुटबॉल की संरचना तैयार हो जाएगी। समझ गए। तो पंचभुज जब भी रहेगा, पंचभुज तो 12 गो और षष्ठभुज रहेगा तो 20 गो। तो समझना है कि किस तरह से आपका बनेगा जे, किन्हीं को दिक्कत। हाँ, तो इस तरह से संरचना आपको बनती है। चलिए अब इन्हें आप उतारिए। कोयला 4 प्रकार के होते हैं। अगर आपको देखे, ये तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, लेकिन उसमें जो एक कोयला लिखा है तो कोयला 4 प्रकार का होता है। एक होता है कौची, एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिग, है ना। तो कोयला के बारे में अगर पूछा जाए तो कोयला कितने प्रकार के, तो आपको ज्योग्राफी में भी पढ़ा दिया जाएगा, समझ गए। तो ऐसे 4 प्रकार के होते हैं कोयले। लेकिन अभी यहाँ पर हम लोग ऑर्गेनिक के बारे में पढ़े, तो ऑर्गेनिक से रिलेटेड कुछ कुछ पॉइंटें हमको याद रखनी है। तो इसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़ना, तो एक्सट्रैक्टेड हाइड्रोकार्बन, एक्सट्रैक्टेड हाइड्रोकार्बन में हम लोग को जानना क्या है कि होता क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता क्या है, समझ गए। तो इसमें याद रखना है कि जिस हाइड्रोकार्बन में, ठीक, जिस हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं के बीच एकल सहसंयोजक बंधन पाया जाता है उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एकल सहसंयोजक बंधन कहेंगे मतलब सिंगल बॉन्ड,
है ना। एकल सहसंयोजक बंधन के मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा उसी को कहें क्या, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। समझ गए। तो लिखिए जिस हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं के बीच एकल सहसंयोजक बंधन हो, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। समझ गए। तो जिस हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं के बीच एकल सहसंयोजक बंधन हो उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो एकल सहसंयोजक बंधन कहे के मतलब क्या बताए थे, सिंगल बॉन्ड। समझ गए। इसमें क्या होगा, सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में लिख लीजिए एल्केन, इसका एग्जाम्पल लिखिए एल्केन, अंग्रेजी में एल्केन। समझ गए। ये हो गया आपका एकल सहसंयोजक बंधन का एग्जाम्पल। ठीक। एक आपका आता है दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हो गया अनस्ट्रक्टेड हाइड्रोकार्बन। अनस्ट्रक्टेड हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। तो इसमें आप लोग को याद रखना है कि अनस्ट्रक्टेड हाइड्रोकार्बन यानी कि होता है इसमें कि एकल सहसंयोजक बंधन ना हो करके इसमें होगा द्वि तथा त्रि सहसंयोजक बंधन, यानी कि डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होगा, उसको बोलेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। समझ गए। तो लिखिए इसमें लिखिए जिस हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं के बीच द्वि सहसंयोजक या त्रि सहसंयोजक बंधन पाया जाता है उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। समझ गए। तो जिस हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं के बीच द्वि माने दो, द्वि सहसंयोजक बंधन या त्रिसहसंयोजक बंधन पाया जाता है उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं।
जैसे इसका एग्जाम्पल में हो जाएगा एल्कीन, एक होगा एल्काइन। YN। तो इस तरह का जो आपका मिलेगा एग्जाम्पल आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से एल्केन कौन सा हाइड्रोकार्बन है, तो आपको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बताना पड़ेगा। अगर एल्केन पूछेगा कि एल्केन कौन सा हाइड्रोकार्बन है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। समझ गए? तो इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव तैयार हो सकता है। ठीक, चलिए अब इसके आगे आप लोग एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बारे में जानिएगा। ठीक, बताइए, समझ लो। चलिए अब आप लोग यहाँ से जो पढ़िएगा उस थोड़ा सा ध्यान दे करके पढ़िएगा। ये सब थोड़ा डेफिनेशन आते जाते रहता है। ठीक, अब यहाँ से आप लोग का ऑर्गेनिक स्टार्ट होता है। तो ऑर्गेनिक में सबसे पहले हम लोग जितने सारे जो अभी पढ़े एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, अब वो सब के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे और फार्मूला के अनुसार पढ़ेंगे। जैसे अभी आपको हम बताएं एल्केन, अंग्रेजी में समझ में आ जाएगा ना। अब यहाँ से सब थोड़ा सा अंग्रेजी रहेगा। एल्केन होता है तो एल्केन में आपको याद रखना है कि एल्केन में जब भी बताए थे तो सिंगल बॉन्ड होता है। एल्केन में कैसा बॉन्ड बनेगा? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड माने क्या? एकल बंधन ना। सिंगल बॉन्ड के मतलब क्या हो गया? एकल बंधन। तो एल्केन जो है, तो एल्केन में आपको कैसा बॉन्ड बनेगा? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड जब बनेगा तो इस तरह का बॉन्ड बनेगा, सिर्फ एक लाइन इस तरह से खिंचा गया, ये आपका सिंगल बॉन्ड हो गया। समझ गए? ये एल्केन में हो गया। एक दूसरा आपका पॉइंट्स मिलेगा, तो उसमें आपको लिखाए थे एल्कीन। एल्कीन, तो एल्कीन है तो एल्कीन में डबल बॉन्ड बनेगा। हाँ, डबल बॉन्ड बनेगा। इसको लिखाए थे द्विबंधन, है ना, द्विबंधन। द्विबंधन में इसमें क्या होगा? डबल लाइन हो जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड बन गया। समझ गए? एक बनेगा आपको अल्काइन, YN। अल्काइन में आपको ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि त्रिबंधन। कौन बंधन? ट्री में 3 बंधन बनेगा इस तरह से। समझ गए? तो अगर आपसे इसमें पूछा जाए कि एल्केन में कितने बंधन बनते हैं? एक। एल्कीन में 2, अल्काइन में 3। तो ये याद रखना, एन, इन, आइन, अल्क सभी में लगा हुआ है। तो आपको याद रखना, पहले ए आएगा, उसके बाद ई आएगा, उसके बाद बाय आएगा, है ना। ए, ई, बाय, बाकी सब में मीनिंग सेम है कि नहीं है? तो आपको याद रखना है बॉन्ड में कि ए आएगा पहले में तो सिंगल बॉन्ड, ए के बाद आता है ई, तो ये दूसरा नंबर पर आता है डबल बॉन्ड, अब बाय आया लास्ट में, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड। समझ गए? इतना में किन्हीं को दिक्कत नहीं। अब इसके बाद एक आता है पॉइंट्स आपको एग्जाम से रिलेटेड कि एल्केन होता है, एल्केन का सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र बताएं। तो एल्केन का सामान्य सूत्र अगर आपसे पूछता है, पढ़ने आएगा ना जी, इसको क्या पढ़ेंगे? एल्केन, है ना। एल्केन का सामान्य सूत्र अगर पूछता है तो आपको याद रखना है CnH2n+2। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होगा? CnH2n+2। एल्केन के बाद एक आता है आपका दूसरा एल्कीन। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा? एल्केन का सामान्य सूत्र हो जाएगा CnH2n, CnH2n हो जाएगा। एक दूसरा क्या होता है तीसरा में?
अल्काइन होगा। अल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n -2 होता है। समझ गए? तो ये आपका सूत्र हो गया, ठीक, जो कि आपको याद रखना है। अब अल्केन में आता है एक अल्काइल आता है, तो अल्काइल कैसे आता है उसको के बारे में हम लोग जानते हैं। तो यहाँ देखिए आप लोग, अल्केन हो गया, तो अल्केन से अल्केन, देखिए अल्केन का सूत्र होता है CnH2n +2। अल्केन से अल्काइल बनाना है, YLE, अल्केन से क्या बनाना है? अल्काइल। तो अल्काइल बनाना, तो इसमें क्या होता है, अल्केन से अल्काइल बनाने में एक हाइड्रोजन को ये विस्थापित कर देता है। तो विस्थापित कर देगा तो आपका अल्काइल का सूत्र होगा CnH2n +1। समझ गए? तो आपका अल्काइल का सूत्र क्या हो जाएगा? CnH2n +1। समझ गए? तो ये आपका सूत्र हो गया, आपको याद हो जाएगा ना? इनमें किन्हीं को दिक्कत? तो देखिए याद करने के लिए पहला याद रखना, ए आ गया तो ए में प्लस ना आ गया जी, फर्स्ट नंबर पर जो आएगा वो प्लस पॉइंट में आता है, उसका मार्क्स अधिक है। तो आप याद रखिए अल्केन है तो अल्केन का समान सूत्र हो जाएगा CnH2n +2। फिर अल्कीन का होगा तो अल्कीन में आपको याद रखना CnH2n। फिर अल्काइन हो जाएगा तो अल्काइन में CnH2n -2। और फिर अल्काइल बनाना है तो अल्काइल का सूत्र याद रखना CnH2n +1। ठीक, क्या देख लो। देखिए अल्केन में आपको याद करने के लिए आपको जिस तरह से ये लेटर जैसे सिंगल बॉन्ड हुआ तो फर्स्ट पोजीशन पर, तो याद रखना अल्केन में CnH2n +2। तो फर्स्ट पोजीशन जहाँ रहेगा तो आपको यही याद रखना है कि फर्स्ट पर +2 और लास्ट में -2। बाकी सभी में अल्केन के लिए, और एन जो यहाँ पर ही है तो एन आपको डिनोट करता है कार्बन की संख्या को, है ना। जो यहाँ पर ही आपका एन रह गया, आपको एन सभी में एन जो रहता है, एन क्या करता है? कार्बन की संख्या को, है ना, कार्बन की संख्या बताता है। एन क्या बताएगा? कार्बन की संख्या, और कार्बन की संख्या बताएगा, उसी के अनुसार आपका इसमें आईपीएसी नेम नेक्स्ट टॉपिक में आपको आएगा लिखने के लिए आईपीएसी नेम। फिर अभी जो आप सिंगल बॉन्ड पढ़ रहे हैं तो पहले हम सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि किस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, डबल बॉन्ड कहाँ जुटेगा, ट्रिपल बॉन्ड कहाँ जुटेगा, ठीक, और इसके मुताबिक ही जुटेगा। तो आप जहाँ अल्केन देखिएगा ना वहाँ पर ही सिंगल बॉन्ड जुटेगा, जहाँ अल्कीन देखिएगा वहाँ पर ही डबल बॉन्ड जुटेगा, और अल्काइन रहेगा वहाँ पर ही ट्रिपल बॉन्ड जुटेगा। समझ गए? अब इसमें आपको यही याद रखना है कि CnH2n जो है आपको हर फार्मूला में जुड़ा हुआ है ना। तो अब ये याद रखना कि फर्स्ट में आ गया ANE, तो ANE था +2। अब बीच में आ गया E, तो इसमें नो चेंजिंग करना है, बीच बीचवा में आ जाएगा, ना आगे ना पीछे, बीच बीच में तो कोई चेंजिंग नहीं, सिर्फ CnH2n ही रहेगा। समझ गए? अब लास्ट में आ गया CnH2n, तो लास्ट में हो गया Y, तो लास्ट में हो जाएगा, सबसे कम में आ गया ना, तो सबसे कम में तो -2। तो इस तरह से आप याद कर ले सकते हैं। समझ गए? अब जिस तरह से याद करें, लेकिन इसे याद कर करके नेक्स्ट बार आइएगा। और इसके बाद जो अभी पढ़ना है आप लोग को कार्बन की संख्या के बारे में बताया जाए कि एक कार्बन हो गया, जैसे एक कार्बन को मीथ बोलते हैं, 2 कार्बन को ईथ बोलते हैं, 3 कार्बन रहेगा तो उसको प्रोप बोलेंगे, ठीक। तो उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, ठीक। चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।